कैसे हो? आज हम कक्षा 8 में पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव, आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे होंगे, परंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। उनको हम सूक्ष्मदर्शक यंत्र द्वारा ही देखते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा, अभी आप एक काम करेंगे, ब्रेड लेकर आएंगे। ब्रेड को 3-4 दिन आप थोड़ा सा मतलब इस ढंग से उसको पड़े रखेंगे। उस 3-4 दिन बाद हम ब्रेड को खोलकर देखेंगे तो उसके अंदर हमको काले काले धब्बे से या कुछ हरे धब्बे से जो दिखाई देते हैं, वो उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। कवक होती है, वो फफूंद होती है, उसको हम कवक और फफूंद के नाम से जानते हैं। तो इसके ये तो हमें दिख रहा है कि ये कवक है, ये फफूंद है, लेकिन उसके अंदर के जो जीवाणु हैं वो हमको खुली आंखों से नहीं दिखाई देते। हम उसको क्या करेंगे, जो आपका होता है सूक्ष्मदर्शक यंत्र, माइक्रोस्कोप होता है, इन सब से देखने के बाद ही हमको ये दिखाई देते हैं। मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखा जा सकता नहीं है। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। ये है इनके जो कितने प्रकार के होते हैं सूक्ष्म जीव। एक तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये 4 भागों में इनको बांटा गया है। विषाणु, वायरस भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु ये अन्य सजीवों से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी मतलब दूसरे के अंदर जाते हैं, फिर वो रोग उत्पन्न करते हैं। जीवाणु पौधे तथा जंतु कोशिका के गुणन होते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि सर्दी, जुखाम, फ्लू हुआ, ये अधिकतर खांसी, ये विषाणु द्वारा होते हैं। जैसे कि पोलियो एवं खसरा, ये भी कैसे होते हैं? विषाणुओं के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अतिसार मतलब ये टाइफाइड एवं क्षय रोग, टीबी जो होती है, क्षय रोग को हम किस नाम से जानते हैं? टीबी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जीवाणुओं द्वारा होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको कुछ जीवाणुओं की जो है वो पिक दे रखी है। ये स्पाइलर जीवाणु, ये चनुआ, ये देखिए अमीबा, ये पैरामीशियम, ये इसका आकार देखिए चप्पल जैसा होता है, ठीक है। ये स्पाइरोगोरिया, ये क्लेमाइडोजम, राइजोपस, ये ब्रेड में होता है। देखिए ये जो होता है ये किस में होता है? ब्रेड में होता है। तो ये जो आपके हैं ये जीवाणुओं के चित्र दिए हुए हैं। अब विषाणुओं को देखिए आप, जिनको हम इनको देख नहीं सकते, पर यहाँ पर इनकी तस्वीरें दी गई हैं, हम उनको देखेंगे। ये देखिए, ये रहे, ये क्या है? विषाणु है। इस ढंग से विषाणु होते हैं। तो सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं? तो सूक्ष्म जीव एक कोषीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोषीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक होती है। बर्फीली शीत से उष्ण यानी गर्म स्रोतों तक हर एक प्रकार की परिस्थिति में ये क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। मरुस्थल एवं दलदल में भी ये पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी ये पाए जाते हैं। जीवाणु जो होते हैं वो एक सुई जो होती है ना, आपकी सुई की एक नोक पर कम से कम लाखों जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु मनुष्य के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, मनुष्य के शरीर के बाहर भी पाए जाते हैं। एक प्रश्न आपको आता है कि जीवाणु सर्वत्र पाए जाते हैं, तो आपको उसमें ये लिखेंगे जीवाणु जो होते हैं वो 1 चम्मच मिट्टी में कम से कम करोड़ों से ज़्यादा जीवाणु होते हैं। जीवाणु शरीर के अंदर भी होते हैं, शरीर के बाहर भी होते हैं। इसलिए हम ये बोल सकते हैं, एक सुई की नोक होती है ना, उस नोक के ऊपर भी आपको कम से कम सैकड़ों लाखों आपको जीवाणु मिल सकते हैं। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जीवाणु जो होते हैं वो सर्वत्र पाए जाते हैं। आपको ये बोला जाता है कि बीमारियों में आप गर्म पानी करके पीजिए। गर्म पानी पीने पर भी उसके अंदर कुछ गर्म पानी करके हम कितना भी शुद्ध करें, वाटर फिल्टर से करें, फिर भी अंशतः उसमें जीवाणु रहते ही हैं। सूक्ष्म जीव, और हम सूक्ष्म जीवों के हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक और कुछ
हानिकारक होते हैं। ऐसा नहीं कि सूक्ष्मजीव हमेशा हमको नुकसान ही पहुंचाते हैं, कुछ हद तक वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन ज़रूरत में उनका होना भी ज़रूरी होता है। तो मित्र के रूप में सूक्ष्मजीव हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं कि इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। दूध से दही बनने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, वो सूक्ष्मजीव के कारण ही होती है। आप देखिए दूध आपने घर में मतलब दूध में थोड़ा दही डालकर उसको रख दिया जाता है, दूसरे दिन वो क्या हो जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है, तो वो सूक्ष्मजीव के कारण ही होता है। ब्रेड बाप की बनती है, ब्रेड आप लोग खाते हो, पाव खाते हो, ये सब किससे बनता है, केक। अभी तो ठीक है कि मतलब ईस्ट का उपयोग होता है, ईस्ट भी एक तरीके का कवक ही है, लेकिन हमारे ज़माने में जब केक वगैरह बनती थी तो उस केक में क्या करते थे, उसको फुलाने के लिए अंडे वगैरह मिलाए जाते थे, और अंडा हर कोई खाता नहीं था तो उसके लिए दूसरे पदार्थ मिलाए जाते थे। अभी तो आपको केक वगैरह, ब्रेड वगैरह या जो भी बनाने के लिए उसके अंदर क्या होती है, ईस्ट मिलाई जाती है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। अल्कोहल का मतलब होता है शराब बनाने में, दारू बनाने में अल्कोहल इसका उपयोग किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, मिष्टा का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनाए जाते हैं। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में भी मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो इस प्रकार जो होते हैं ये सूक्ष्मजीव हमारे लिए मित्र के रूप में साबित होते हैं। दही में से अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। दही में कौन सा आपको जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, जो दूध में से दही को परिवर्तित करता है। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादक में सहायक हैं। रवा यानी सूजी में से इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन की सहायता से होते हैं, जिसमें इडली एवं डोसा बनाया जाता है। आपके घरों में मैक्सिमम लोगों के यहाँ पर आपको इडली डोसा बनाया जाता होगा। इडली डोसा का पीस कर हम उसमें थोड़ी दही मिलाकर उसको रख देते हैं, सुबह में देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो इस प्रकार से ये उसमें काम आता है। बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। बेकिंग मतलब ब्रेड और बिस्कुट जैसी आइटम होती है, इनमें ईस्ट का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बड़े स्तर पर अल्कोहल यानी दारू बनाने, शराब बनाने में एसिडिक के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर हम एक क्रियाकलाप कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 500 लीटर जैसा आप एक बीकर में पानी लेंगे, एक बीकर लेंगे जिसमें 500 लीटर पानी समझ सकता है, उसको हम 3/4 तक भाग भरेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, 2 से 3 चम्मच चीनी का घोल डालेंगे और आधा चम्मच आप उसमें क्या डालेंगे, ईस्ट डालेंगे, और उसको 4-5 घंटों के लिए आप उसको बंद करके रख देंगे। 4-5 घंटों बाद में आप देखेंगे कि उसके अंदर एक अजीब सी दुर्गंध आती है। कैसी स्मेल आती है, दारू जैसी स्मेल आती है। तो ये चीनी की शराब मतलब बन गई आपकी। आपने इस ढंग से करा तो चीनी से आपने क्या बना दी, शराब बना दी, वो शराब में परिवर्तित होगी। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की इस क्रिया को किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहते हैं। सूक्ष्मजीवों के कुछ औषधि उपयोग भी होते हैं कि कभी कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर जो होता है वो आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है। कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधि का प्राप्त सूक्ष्मजीव होता है, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक के कारण कैसा होता है, हम जब बीमार पड़ते हैं हम जाते हैं डॉक्टर, हमको एंटीबायोटिक दवा देते हैं। उससे क्या हो जाता है कि बीमार जिस कारण से बीमारी पैदा होती है उसके जो कीटाणु होते हैं उसको वो वहाँ पर नष्ट कर देती है, या तो उसको वृद्धि मतलब आगे बढ़ने से रोक देती है। तो पेनिसिलिन हुई, स्ट्रोपाइसिन, स्ट्रोप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और
एजिथ्रोमाइसिन, ये भी कैसी हैं, एंटीबायोटिक दवाएं हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणुओं से होने वाले रोगों का आपको फफूंद से पेनिसिलिन, मतलब उसके उन्होंने क्या करी थी, ये पेनिसिलिन बनाई थी। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। यानी व्यक्ति को, मनुष्य को तो आप क्या करते हो कि इन सुई द्वारा इस ढंग से आप एंटीबायोटिक दे सकते हो, लेकिन पशु जो होते हैं, पशुओं के आहार में इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा बने हुए मतलब आहार उनको दिए जाते, जिससे उनके होने वाले जो अंदर उनके शरीर में होने वाले रोगों की रक्षा करी जाती है। डॉक्टर और एंटीबायोटिक जो दवा है, लेकिन ये क्या है, आपको डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होते, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। वैक्सीन, अभी आपने नाम सुना होगा वैक्सीन देखा होगा, अब कोरोना वगैरह चल रहा है कि वैक्सीन किस ढंग से बनाई जाती है। तो किसी भी वैक्सीन को, टीका हमको क्यों लगाया जाता है और टीके का उपयोग क्या होता है, टीका किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे। कि शरीर में प्रतिरक्षी रोग सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर को टीका लगाया जाता है, उनको उत्पन्न करने से रोका जाता है। शरीर या मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। टीका जो होता है वो कैसे बनता है, जिस बीमारी का जो सूक्ष्म जीव होता है उसको निष्क्रिय कर टीका या वैक्सीन बनाई जाती है और उनको हमारे शरीर में टीके के रूप में प्रवेश कराया जाता है, ताकि जब वो बीमारी हमको हो तो वो जो सूक्ष्म जीव है वो उससे लड़ सके और हमारे शरीर की रक्षा कर सके। टीका हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों से वैक्सीन द्वारा हम उनको रोका जा सकता है। और अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा, कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए भी सभी को वैक्सीन दी जा रही है, जिससे हम कोरोना की बीमारी से लड़ सकें। एडवर्ड जेंडर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए क्या होता है कि जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्तरीकरण कर सकते हैं। मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है, और सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक होता है। कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव भी होते हैं। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार के हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़ी की वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। आपने बरसात के मौसम में देखा होगा, आपके जो चमड़े के जूते चप्पल जो होते हैं, आप उसको रख देते हो तो उसमें क्या होता है, फफूंद लग जाती है, हरे हरे हो जाते हैं, नीले हो जाते हैं, और तो हमारे जूते चप्पल कैसे होते हैं, ख़राब हो जाते हैं और वो सड़ जाते हैंगे। तो इस तरह से ये नुकसान पहुंचाते हैंगे उनको। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव कैसे होते हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पानी द्वारा और भोजन द्वारा उनके अंदर प्रवेश करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलाते हैं, जिसे संचरणीय रोग कहलाते हैं। हैजा सामान्य सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय यानी टीबी जैसी बीमारियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, इनके द्वारा ही फैलाई जाती है। जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं। वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमको मास्क लगाने के लिए बोला जाता है कि कोरोना चल रहा है, मास्क लगाइए, हाथ को सैनिटाइज करिए, इस ढंग से हाथ को बार बार धोइए। तो इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो वो क्या करता है, अगर वो मास्क नहीं लगाता है या हमने नहीं लगा रखा है तो उसके छींकने से या बोलने से सूक्ष्म बूंद निकलती है हमारे मतलब बोलने पर जो मुंह से, वो क्या करती है, वो हजारों रोग के वायरस जो होते हैं वो वायु में
मिला देती है और वो वायरस हमारे श्वास से संपर्क में हमारे शरीर में आ जाते हैं। इस प्रकार वो हमको भी रोग हो जाता है, वो हमें भी नुकसान पहुंचाता है। कुछ जंतु भी मतलब ये भी इनके रोग वाहक होते हैं। हमसे तो व्यक्तियों से रोग इस प्रकार से फैलता है कि हम मास्क नहीं लगाते हैं उस ढंग से, लेकिन कुछ जंतु होते हैं, कीटक होते हैं जिनसे रोग होता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग जो आपका होता है वो क्या करती है? मक्खियाँ करती हैं। मक्खियाँ क्या करती हैं? कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर जाकर बैठते हैं और वो क्या करते हैं? हमारे भोजन पर आकर बैठ जाते हैं और वही भोजन हम ग्रहण करते हैं। मक्खी कूड़े पर जाकर बैठी और उसके पैरों में वो क्या करते हैं? जीवाणु जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, फिर वो आकर हमारे खाने पर बैठती हैं और वो जीवाणु हमारे खाने पर आ जाते हैं। तो उस कारण वो खाना हम खाते हैं तो वो हमको क्या करता है? नुकसान फैलाता है, हमको बीमार करता है। इसलिए खाने को हमेशा क्या करना चाहिए? ढककर रखना चाहिए और इससे हमारा खाना क्या हमको बीमारी मतलब कम पैदा होगी। मादा एन्फालिस मच्छर जो होता है वो क्या करता है? मादा एडिस मच्छर डेंगू का वायरस वाहक है। मतलब डेंगू किस कारण से होता है? मादा एडिस मच्छर जो होती है उसके कारण हमको क्या होता है? डेंगू का रोग होता है। और मादा एन्फालिस मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया रोग किससे होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मादा एडिस मच्छर के कारण डेंगू होता है। तो ये जो मच्छर होते हैं ये हमारे घरों में उत्पन्न ना हो, हमारी आसपास की जगह उत्पन्न ना हो, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि जैसे आपका कूलर हुआ, घर में आप जो कूलर चलाते हो, टायर वगैरह हुए, फूलदानी हुई, या घर में कोई भी आपका फालतू का कचरा है आप उस कचरे को फेंक दें, उसके अंदर पानी इकट्ठा ना होने दें। अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ रखें और उनको शुष्क रखें, मतलब उसको पानी वाला भेज वाला न रखें, जिससे मच्छर पैदा होने से हम उसे रोक सकते हैं। यहाँ देखिए कि मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग जो होते हैं, देखिए क्षय रोग हुआ मतलब टीबी हुई, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, अब तो बीबी है, मलेरिया, ये सब किससे होते हैं? जीवाणु से, वायरस जीवाणु बराबर प्रोटोजोआ से। इनका संचरण का तरीका मतलब ये किस प्रकार से फैलते हैं? ये वायु में फैलता है, ये भी वायु में होता है, ये सीधे संपर्क में भी आता है, वायु में भी आता है, जल से, भोजन से। यहाँ पर हम एक नाम और ऐड कर सकते हैं, कोरोना, ठीक है। ये भी आपको किससे होता है? वायरस से होता है। फिर ये आपको किससे? वायु से, प्लस आपको सीधे संपर्क से भी होता है ये, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए इसके बचाव के उपाय आपको दे रखे हैं कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रहना चाहिए, व्यक्तियों वस्तुओं को अलग रखना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि टीके दिए जाते हैं, तो छोटे बच्चों को इसीलिए बचपन से ही टीके देने लगते हैं कि इन सब बीमारियों से उनकी क्या हो? रक्षा हो, स्वस्थ रहें। तो कुछ केसों में आपको बोलते हुए पानी मतलब जल का उपयोग करना चाहिए, पानी को गर्म करके ठंडा करके, खासकर बरसात के मौसम में तो आपको पानी जो है वो महामारी होती है जैसे कोई बीमारी, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए कि पानी को उबाल कर ठंडा कर कर फिर उसको पीना चाहिए, क्योंकि उबालने पर बहुत हद तक जो होता है वो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण चांसेस कम होते हैं जीवाणुओं के हमारे मतलब पीने के पानी में संपर्क में आने के लिए। इसलिए क्या होता है कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए। मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने के उपाय करने चाहिए, कीटनाशक जंतुओं का छिड़काव करना चाहिए। जंतुओं में रोगकारक जीवाणु किस प्रकार से होते हैं कि सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं होते, वो दूसरे जंतुओं को भी रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसा नहीं कि सूक्ष्म जीव से मनुष्य या जंतुओं पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है, वो जंतुओं को भी करते हैं। जैसे एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गांव में आपने देखा होगा गाय के खुर में और मुंह में का रोग एक वायरस रोग होता है। और इस एंथ्रेक्स रोग का जो जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की,
जो एंथ्रेक्स रोग का कारक होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? सूक्ष्म जीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों के में भी रोग के कारक होते हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं? रसायनों का प्रयोग करके उन सूक्ष्म जीवों का नियंत्रण करते हैं। फसलों पर आपने देखा होगा कि उन पे दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, जिससे हमारी फसल क्या होते हैं? सुरक्षित रहें। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ रोग सामान्य रोग होते हैं। देखिए, नींबू केकर ये जीवाणु से होता है, इसका तरीका होता है वायु से ये फैलता है। गेहूं की रस्ट जो होती है वो कवक से होती है, वायु एवं बीज होते हैं। भिंडी की जो पीत होती है वायरस और कीट के द्वारा होती है। खाद्य विषाक्तन का मतलब होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कहीं पर खाना खा लिया, खाने में कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा मतलब कि कुछ खाने में विष जैसा हो गया, तो ये विषैला पदार्थ बन गया। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि भोजन करने के बाद में आपको लगातार वॉमिट हो रही है और झाड़े चालू हो गए हैं, दस्त होने लगी है। इस तरह की भयंकर रूप धारण कर लेने के बाद में कई केसों में तो ऐसा होता है कि व्यक्ति मर भी जाता है। तो ये भोजन के खाने के कारण हो जाता है, भोजन में विष पैदा हो जाता है सूक्ष्म जीवों के कारण, इसलिए हो जाता है। इसलिए भोजन को हमेशा संदूषित होने से उसको हमको क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। अब भोजन खराब है ये हमको कैसे पता चलता? तो भोजन आप देखे होंगे कि अभी आप देखिए कैसी सब्जी को आप रख दीजिए रात को और आप उसको दूसरे दिन देखिए, आप उसमें देखेंगे कि एक अजीब सी उसमें दुर्गंध सी आने लगती है, बांस आने लगती है उसमें, और वो स्वाद में भी खराब हो जाता है, उसका रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार हमको भोजन को ऐसा नहीं कि खाने से ही हमको पता चले, उसको देखने से भी हमको पता चलता है कि ये भोजन हमारा क्या है? खराब हो चुका है। कुछ भोजन या कुछ खाद्य पदार्थ जो होते हैं इनको हम इनसे रासायनिक उपाय करके भी हम इनको बचा सकते हैं। जैसे नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक भी कहते हैं। नमक तथा खाद्य पदार्थ अम्ल प्रयोग आचार बनाने में करते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइल सल्फाइड नामक परिरक्षक जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग किया जाता है। नमक का परीक्षण आप देखिए कि जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक दिया जाता है। और नमक का उपयोग आप आम, आंवला एवं इमली के परीक्षण में भी करते हैं। चीनी द्वारा भी इनको हम बचा सकते हैं। तो जैम, जेली एवं स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल तथा सिरके द्वारा परीक्षित तेल तथा सिरके का उपयोग हम अचार के संदूषण बचाने के लिए किया जाता है। अगर हम अचार में तेल रखेंगे, भरपूर तेल रखेंगे, उसके अंदर हम सिरका मिला देंगे तो हमारा अचार क्या होता है? कभी भी खराब नहीं होता। खराब मतलब कि उसके अंदर फफूंद लगती नहीं है। गर्म एवं ठंडा करना, हमने अपने घर में दूध को उबलते हुए देखा होगा। दूध को उबालने से एक चीज़ ये होती है कि सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। आपने पेस्टोराइड दूध को उबालने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेस्टोराइड क्रिया बोलते हैं। भोजन अपना रेफ्रिजरेटर में रखने से ठंडे के कारण उसके अंदर सूक्ष्म जीव की वृद्धि नहीं होती है। दूध को गर्म करने से उसमें वृद्धि नहीं होती है। पौष्टिकरण, दूध को हम जो गर्म करते हैं उसको पौष्टिकरण कहते हैं। पौष्टिकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस से 15 से 30 सेकेंड गर्म करना ज़रूरी होता है। फिर एकाएक ठंडा उसे ठंडा करने के बाद में उसको हम स्टोर कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं। उसमें ऐसा करने से क्या होता है कि उसके अंदर सूक्ष्म जीव की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। इस क्रिया की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पौष्टिकरण भी कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग,
जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके भंडारण, मतलब हम उनको स्टोर किस तरह से रख सकते हैं कि मेवे तथा सब्जियों की वायुरोधीशील पैकेटों में इसे बचाते हैं। आपने मॉल वगैरह में देखा होगा कि कुछ सील पैकेट्स होते हैं जिसके कारण उन पैकिंगों के कारण भी कुछ सूक्ष्म जीवों से हम उसको बचा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मिट्टी वगैरह में किस तरह से सूक्ष्म जीव काम करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है इसके अंदर। तो राइबोसोम जीवाणु के बारे में हमने पढ़ा है कक्षा 6 और 7 में, जो लेग्यूम पौधों मतलब दलहन के नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। राइबोसोम लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं जैसे सेम और मटर में एक सहजीवता है, कभी कभी तड़ित यानी कि बिजली जो गिरती विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में क्या होती है, स्थिर होती है। नाइट्रोजन का चक्र हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का चक्र किस प्रकार से दे रखता है। देखिए ये हमारा नाइट्रोजन का चक्र पूरा आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। मिट्टी की उपस्थिति नाइट्रोजन की होगी, ये आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन है, ये पौधों द्वारा अवशोषण होता है, फिर जंतुओं द्वारा पौधे खाए जाते हैं और उत्सर्जन और जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न ये नाइट्रोजन फिर से क्या होता है, वापस से मिट्टी में मिल जाता है। फिर कुछ यूँ होता है आपका कि जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है, ये वायुमंडल में मिलता है। वायुमंडल से ये तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण यहाँ पर फिर से मिट्टी में मिल जाता है। वायुमंडल में से ये आपका वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा भी स्थिरीकरण करता है और जीवाणुओं द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के परिवर्तन करना यहाँ पर चेंज हो जाता है। नाइट्रोजन चक्र की हम यहाँ पर बात करें कि हमारे वायुमंडल में 78% क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस सभी सजीवों को आवश्यक संगठन है जो प्रोटीन पर्ण रहित मतलब क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधों एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे सीधे नहीं कर सकते, इसलिए क्या होता है कि मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे रंग शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तन हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनमें से प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनिक यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उत्पन्न होता है। कुछ अपशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर बनी होती है। एक मिट्टी में बार बार घूमकर ये नाइट्रोजन इस तरह से स्थिर हो जाता है। आइए अब हम अंत में हम यहाँ पाठ के अंत में देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। तो सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोषी एवं बहुकोषी होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधों एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथियों में से पाए जाने वाले हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी के स्थिरीकृत कर देते हैं, जिसमें मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। आई होप ये लेसन आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।